टेस्ट में मेरे नंबर 350 आ रहे हैं, सर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, 400 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, सर कैसे हो पाएगा, क्या मेरा नहीं हो पाएगा? देखो बेटा, जितने भी बच्चों के नंबर 300 से लेकर के 550 के बीच में आ रहे हैं, है ना, 300 से लेकर 550 के बीच में आ रहे हैं, मतलब तुम सेफ जोन में हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, कंफर्ट जोन में नहीं हो। हाँ, जिसके 650 आ रहे हैं, फोड़ रहा हो, तो बेटा तुम तो ऐसे ही चलते रहो, सही रास्ते पे जा रहे हो, है ना। 600, 650, 650 आ रहा है, तो तुम अपने इसी पीक को, इसी स्पेस को मेंटेन रखो, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जहां गुंजाइश है वो करो, वो ऑलरेडी कर रहा होता है। तो जिन बच्चों के नंबर 600 प्लस आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, तो तुम तो इसी पेस से चलो, और तुम्हें अपने जहां भी थोड़ी थोड़ी कमियां दिखाई दे रहा हो उसको इंप्रूव करते चलो, और जान लगाओ, हमेशा बेहतर की गुंजाइश होती है। 600 है, 700 तो नहीं है ना, और जान लगाओ, ठीक है। और कैसे लगाना है तुम बेहतर तरीके से जानते हो। लेकिन जिनके नंबर 300 से 550 के बीच में आ रहा है, बेटा ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि अपने स्टडी पैटर्न को, टेस्ट की प्रिपरेशन को, बिफोर टेस्ट जो आप करते हैं और टेस्ट में जो आप करते हैं 3 घंटे में, और आफ्टर टेस्ट, टेस्ट की एनालिसिस और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई, इन तीनों चीज को रिव्यू करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। टेस्ट के पहले की प्रिपरेशन कैसी है आपकी, टेस्ट में 3 घंटा आप कैसे बिता रहे हैं, और टेस्ट के बाद आप उस पेपर को कैसे एनालिसिस करते हैं, उस पर कैसे काम करते हैं, तीनों को एक बार सोचो। कैसे सोचे सर, क्या करना चाहिए हमें? देखो बेटा, देखो, अगर तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं, मैंने एवरेज ले लिया बीच में, 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 ऑलरेडी 720 का ऑलमोस्ट 60% है। हाँ सर, तो भाई साहब 60% नंबर तुम ला रहे हो, मजाक थोड़ी ना है। 50%, 60% नंबर ला रहे हो, मजाक थोड़ी ना है। तो सर इससे सिलेक्शन थोड़ी ना होगा, तो पेपर आज थोड़ी ना हो रहा है, पेपर 6 महीने बाद है ना, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है अपने आप को रिव्यू करने के लिए, 5 महीने बाद है, 6 महीने बाद, जो भी। सुनो ध्यान से, अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं, तो प्रिपरेशन जब तुम कर रहे हो, तो क्या तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जा रहा है? अगर हां, तो ठीक बात है, अगले जाएंगे स्टेप पे। अगर नहीं, अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो अब यहां पे रिव्यू करो कि मैं टेस्ट में बैठने से पहले टेस्ट के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। नंबर कम आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये कि हमारा सिलेबस नहीं पूरा नहीं हुआ। तो अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसा करो कि कभी भी एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट मत करो, कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लो, और रोज 1-1, 1.5 घंटा उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए डिवोट करो। सबसे पहले फिजिक्स की तैयारी करो, क्योंकि सर फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, नहीं, फिजिक्स की तैयारी पहले कर लोगे ना, उसको भूलोगे नहीं। बायोलॉजी मान लो तुमने मंडे को पढ़ लिया, संडे को एग्जाम है, तो सैटरडे तक सब गोल। पहले फिजिक्स की तैयारी करो, फिर तुम केमिस्ट्री की तैयारी करो, फिर बायो की तैयारी करो। और जब फिजिक्स की तैयारी करो तो ऐसे बिल्कुल भी मत करो कि मान लो 2 चैप्टर आ रहा है, तो पहला चैप्टर उठाया, उसका 1 टॉपिक उठाया, उसके सारे सवाल किए, फिर 2 टॉपिक उठाया, 3 टॉपिक, ऐसा नहीं। तुम जैसे ही फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो 2 चैप्टर आ रहे हैं, उसके सारे बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट और थ्योरी, ये सबका रिवीजन कर लो। फटाफट 2 घंटे में हो जाता है, वही खास बात नहीं है। थ्योरी बोल रहा हूं मैं, पूरा पढ़ लो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद नोट्स के 100 नोट्स के जो सवाल हैं वो करो। सर सवाल तो बहुत सारे, कौन कौन से करने हैं? नोट्स में 2 तरह के सवाल होते हैं। एक ऐसा सवाल जो आपको थ्योरी से जस्ट रिलेटेड होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसको रहने दो, तो देखते तुम्हें समझ आ जाएगा। हाँ, जो सवाल तुमसे गलत हो गया था या जिसमें लंबी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को एक बार अपने हाथों से कर लो। अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन थोड़ी ना करने की जरूरत है, जो तुम खुद कर लिए थे वो कर लो। तो तुम ऐसा करो, मंडे ट्यूसडे इसको दे दो, फिर तुम 2 दिन इसको दे दो, और लास्ट में 2 दिन इसको दे दो। जब लास्ट में इसको दे रहोगे तो इसके बेसिक फॉर्मूले को एक बार और रिवाइज कर लो। देखो, टेस्ट में बैठने से पहले, जैसे सचिन तेंदुलकर अगर कोई मैच खेलने जाता है, तो साहब वो एक मैच के लिए पहले कम से कम 20 घंटे प्रैक्टिस करता है, 20 घंटे प्रैक्टिस करता है। सचिन तेंदुलकर को आज जो तुम देखते हो, या विराट कोहली है, वो कम से कम 20,000 घंटे अपना टाइम प्रैक्टिस में गुजारता है। जितना समय वो क्रिकेट खेलने में बिताया है ना, उससे कम से कम 20 टाइम्स, मोर देन 20 टाइम्स वो प्रैक्टिस में बिताया है। तो आप इस 3 घंटे में जाके बैठने जा रहे हो ना, उस 3 घंटे में बैठने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप इस 3 घंटे में बैठते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रेटजी पहले आधे घंटे का क्या है, दूसरे आधे घंटा का क्या है, बीच में मिड 1 आवर का मेरा स्ट्रेटजी क्या है, अगले आधे घंटे का। रैंडम मत करो, रैंडमनेस नहीं, एक पैटर्न होना चाहिए तुम्हारा।
अब तुम रैंडम टेस्ट देते हो तो एकदम गलत है। क्या तुम्हारा टेस्ट टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है? दूसरी मिस्टेक तो ये है, अगर हो पाता है तो ठीक, नहीं हो पाता है तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, कि इफिशिएंटली अगर आप पूरा हो जा रहा है तो आपके लिए जरूरत नहीं है वो, लेकिन अगर आप 3 घंटे में पेपर नहीं दे पा रहे हैं, पेपर छूट रहा है, तो एक बार रिव्यू करिए कि 3 घंटे में पेपर अटैम्प्ट कैसे करें, वो समझना बहुत जरूरी है। अब रैंडम जाके पेपर दे रहे, कभी फिजिक्स उठा लिया, कभी बायोलॉजी उठा लिया, अब समझिए, क्योंकि आपका यही 3 घंटा जो है ना, वो सारा भविष्य डिसाइड करेगा। आप जो 2 साल से पढ़ रहे हैं, 4 साल से पढ़ रहे हैं ना, वो इसी 3 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं। अब कितना पढ़ रहे हैं, कितना जान लगा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये 3 घंटा कैसा जाएगा ना, फर्क इस बात से पड़ता है। मतलब तुम जो कुछ भी कर रहे हो, रात भर जग रहे हो, 8-8 घंटे क्लास कर रहे हो, पूरी जान लगा दी है तुमने, किस लिए? इस 3 घंटे के लिए। अच्छे क्या करते, टेस्ट देना छोड़ देते हैं। अरे तू समझ नहीं रहा है, तू पढ़ मत ही भले, लेकिन टेस्ट दे। तो नंबर 2 से आएंगे, कोई बात नहीं, टेस्ट दे, क्योंकि तुम इसीलिए तैयारी कर रहे हो। यही 3 घंटा तुम्हारा डिसाइड करने वाला है सब कुछ। समझने की कोशिश कर। क्या एग्जाम में जब तुम जाओगे तो ऐसा होगा कि किसने बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है, कौन अच्छा सेल्फ स्टडी कर सकता है, किसका दिमाग शार्प है, कौन ज्यादा देर बैठ सकता है, किसने लेक्चर को अच्छे से देखा है, डजंट मैटर। मैटर इज कि नीट में 3 घंटा तुम कितने बेहतर तरीके से खेलते हो, तुम कितने बेहतरीन खिलाड़ी हो इस 3 घंटे वाले फॉर्मेट के। फर्क इस बात से पड़ता है। तुम में बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को अगर मार्क्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। सब कुछ इस 3 घंटे पे डिपेंड करता है। मैं तो कहता हूं, अगर तुम डीपली सोचो, जैसे नीट का पेपर हो गया, पेपर को घर पे लाओ, आराम से सॉल्व करो, समय लो, तो पता है तुम्हें लगेगा पेपर तो बहुत आसान है। तुम 720 में से 700 नंबर लाने के हकदार हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, खुद पेपर दो घर पे आराम से बैठ के 8-10 घंटा लगा के। हाँ सर, 10 घंटा लगा, 7-8 घंटा दे दोगे ना सर, तो हम लगभग 650-700 नंबर तो हम ले ही आएंगे। तुम में से मेजोरिटी बच्चे ले आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है, तुम्हें कंसेप्ट आता है, तुम कर सकते हो। लेकिन जो तुम 6 घंटे में कर सकते हो, क्या तुम वही 3 घंटे में कर पाओगे? इसमें सर डाउट है सर, इसमें एक्यूरेसी चाहिए सर, स्पीड चाहिए, वही तो बनाना है, उसी का तो गेम है नीट। अगर नीट वाले पेपर के लेवल को वही रख के टाइमिंग में 6 घंटे का कर दूं, तो नीट का लेवल क्या रह जाएगा? सेम क्वेश्चन रखते हुए टाइमिंग बढ़ा दूं मैं 3 घंटे से 6 घंटे, तो लेवल क्या रह जाएगा? सर बहुत इजी, सर बहुत इजी लेवल हो जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन का मारामारी है, क्वेश्चन के लेवल का मारामारी है कि टाइम का मारामारी है। टाइम मैटर करता है। उस 3 घंटे में आप कितना परफेक्ट खेलते हैं, आपको इस 3 घंटे में खेलना आना चाहिए बस। सब आप 3 घंटे के बेहतरीन खिलाड़ी होने चाहिए बस। स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर, एक्यूरेसी होनी चाहिए आपके अंदर, 3 घंटे का प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट होना चाहिए। हर एक 10 मिनट में मुझे कैसे बिहेव करना है, मेरा दिमाग का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए, मेरा हाथ कितनी रफ्तार में चलना चाहिए, मेरा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन कब करूंगा, गोला कब भरूंगा, फिजिक्स कब करूंगा, बायोलॉजी कब करूंगा, केमिस्ट्री कब करूंगा, कौन से क्वेश्चन को पहले करूंगा, कौन से क्वेश्चन को रिव्यू के लिए छोड़ूंगा, कौन से क्वेश्चन को मैं करूंगा ही नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। और लगातार टेस्ट इसीलिए होता है। तू पढ़ और एक भी टेस्ट मत छोड़ना। तू पढ़, जान लगा के पढ़, और एक भी टेस्ट मत छोड़ना। तेरे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और टेस्ट छोड़ता जाएगा, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। पढ़ बेटा पढ़, मजे कर। कई बच्चे होते हैं ना कि टेस्ट से डरते हैं, टेस्ट देते ही नहीं, खूब पढ़ रहे हैं। क्या करोगे? मास्टर बनोगे? क्या करोगे सीख के? मैं तो कहता हूं कि मेरे से भी ज्यादा अच्छे खिलाड़ी होने चाहिए तुम इस 3 आवर के। इसके तुम किंग होने चाहिए, किंग ऑफ 3 आवर। 3 घंटे का राजा हो तुम। समझ में आया कि नहीं? चलो उसके बाद ठीक है सर, ये हम देख लेंगे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं हो पाता है तो हम प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे। जहां मेरा टाइम कम हो रहा था, जिस पेपर में टाइम कम हो गया था, हम पेपर पूरा नहीं कर पाए थे, उसमें हम सोचेंगे कि मेरी टाइम क्यों कम हो गई, फिर हम उसको इंप्रूव करेंगे। आफ्टर टेस्ट अगर आपके 10 नंबर कम आए हैं तो सिली मिस्टेक होंगे। क्यों हुआ? गलती करने वाला इंसान गलत नहीं होता है, उस गलती को दोहराने वाला इंसान गलत होता है। आप इंसान है, भगवान नहीं है, आप बच्चे हैं, आप मास्टर नहीं है। आप गलती नहीं करेंगे तो मैं करूंगा क्या? कर गलती, तो उस गलती को सीख और दोबारा मत करना। तो सिर्फ इतना करता जाएगा ना, आग बन जाएगा आग। सिर्फ गलती को दोबारा मत करना। दूसरी बात, टारगेट छोटे छोटे लो। अगर तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं ना, 320 का टारगेट लो। इस बार जान लगा के टेस्ट में 320 330 लाना ही है। एक बार ये अचीव होगा, इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। देखो, मार्क्स वर्सेस नंबर ऑफ टेस्ट, अगर तुम ये सारी चीजें फॉलो करते चलोगे, छोटे छोटे स्टेप करते चलोगे, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा होगा। ये
टाइम वर्सेस सक्सेस का भी ग्राफ ऐसा ही होता है। तो जान लगाता जाएगा, तेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, लेकिन लगातार ये तीनों ही स्टेप को अच्छे से फॉलो करता रहेगा। टेस्ट के पहले पूरी प्रिपरेशन, टेस्ट में 3 घंटा कैसे बिताना है वो चीज, और टेस्ट में जो गलती हुई है, जो भी मिस्टेक्स हुए हैं या कोई नया क्वेश्चन सीखने को मिला उसको इंप्रूव करो, अपनी गलती से सीखो। नया कंसेप्ट सीखने को मिला तो उसको वेलकम करो, याद रखो, गलती को दोबारा मत करो, ये चीज फॉलो करते रहो। ऐसा ग्राफ बनेगा साहब। ऐसा अगर तुम्हारे 550 नंबर आने तो डिमोटिवेट क्यों हो रहा है? तो बहुत अच्छी बात है, और इंप्रूवमेंट ही करना है हमें 6 महीने में। सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म करना, सिर्फ रिवीजन नहीं करना, हमें उसको 3 घंटे में जाके नंबर में कैसे कन्वर्ट करना ये आना चाहिए। तो तुम 3 घंटे के खिलाड़ी बेहतरीन होने चाहिए। बस समझ में आया कि नहीं है?